हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। और आप सभी को पता है यहाँ पर जूनियर और प्राइमरी सुपर टेट के लिए 5000 क्वेश्चन की जो साइंस की सीरीज मैंने स्टार्ट की है उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये 5000 क्वेश्चन की सीरीज का ये हमारा तीसरा पार्ट है, तीसरा वीडियो है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जो आप हमेशा पूछते हैं साइंस आपका सब्जेक्ट है या फिर एसएसटी क्या, तो कहने का मतलब जब जीएस का पोर्शन आएगा तो जीएस में साइंस और एसएसटी अलग अलग से नहीं आता, अलग अलग लोगों के लिए सभी का मिक्स होता है। तो कहने का मतलब चाहे वो आर्ट हो चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये साइंस और एसएसटी दोनों की क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट होगी। और साथ ही साथ चाहे वो प्राइमरी के होंगे चाहे जूनियर के होंगे। बात समझ में आई? क्लियर हो गया होगा। और अब चलते हैं क्लास की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी क्वेश्चन का कलेक्शन है सभी स्टैंडर्ड लेवल का है। अगर आप ये कर लेते हो तो प्राइमरी के लिए कुछ सोचना नहीं है, और अगर जूनियर के लिए कर रहे हैं तो फिर जूनियर में इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? कार्बन किस में पाया जाता है? लिग्नाइट, टिन, चांदी या लोहा? तो विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, लिग्नाइट। लिग्नाइट एक तरीके से कोयले का अपरिपक्व रूप होता है, जलते समय अधिक धुआं देता है, और इसमें कार्बन का जो प्रतिशत होता है 45% से लेकर के 55% तक होता है। कितना होता है? 45 से लेकर के 55% तक होता है। यह कोयला राजस्थान में, तमिलनाडु में और कश्मीर में पाया जाता है। और आपको बता दें राजस्थान में कहाँ पर? राजस्थान में पलाना में, तमिलनाडु के अरकाट में, और कश्मीर के करेवा क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम सल्फाइड? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? चूना पत्थर का रासायनिक नाम आपको बताना है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? सीमेंट बनाने में किया जाता है, कपड़े धोने का साबुन बनाने में, दंत मंजन में, मूर्तियां बनाने में, इन सभी में कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? आसान सा क्वेश्चन है लेकिन ये पूछा बहुत जाता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन? विकल्प के अकॉर्डिंग ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक जो प्रतिशत है किस गैस का है? वो नाइट्रोजन का है, 78% है, और ऑक्सीजन का है 21%। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, जल में आसानी से घुलनशील है कौन सी गैस? कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया या फिर आयोडीन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, अमोनिया है, NH3 अमोनिया है। अमोनिया जल में आसानी से घुल जाता है। वे गैसें जिनमें उपस्थित जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ सरलतापूर्वक जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है तो वे जल में अधिक घुलनशील होते हैं। जैसे NH3 है ना, तो इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये जल के अणुओं के साथ आसानी से ये बॉन्ड बना लेता है, इसलिए ये जल में घुलनशील हो जाते हैं। बस इसके पीछे रीजन ये है। विटामिन डी का स्रोत क्या है? विटामिन डी का स्रोत नींबू, सूर्य की किरणें, संतरा, काजू। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही हो जाता है, सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। कई बार आपको बता चुके हैं, गिनती नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप लोग बताएंगे फटाफट से। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, एड्स का कारण क्या है? एड्स रोग जो होता है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, फफूंदी, वायरस या फिर अमीबा की वजह से होता है। ऑप्शन सी सही हो जाता है, वायरस, विषाणु के द्वारा होने वाला ये रोग है, और एड्स एक संक्रामक रोग है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ऐसा कुछ भी हम नहीं पूछ रहे हैं जो हम नहीं पढ़ा चुके हैं, सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं, वही हम पूछ रहे हैं। ये आप नहीं कह सकते कि हम नहीं बता रहे हैं और आप लोगों से पूछ रहे हैं। आप लोग भी कुछ काम किया करिए। जितने इनएक्टिव फॉर्म में आप लोग हैं ना, जितने इनएक्टिव फॉर्म में हैं
पता चल जाएगी। वैकेंसी जल्दी से आएगी ना, बहुत ही अच्छे तरीके से पता चलेगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से पता चलेगी, बस वैकेंसी आने दीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है या फिर एंजाइम, विटामिन या फिर क्या नमक है? विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका स्राव कहाँ से होता है, इसका सेक्रेशन कहाँ से होता है? तो इसका सेक्रेशन होता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, तो यहाँ से इसका सेक्रेशन होता है और शरीर में इंसुलिन की कमी से क्या होती है? शर्करा बढ़ जाती है, जिससे कि डायबिटीज रोग हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है किससे? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, EEG। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का जो औसत रक्तचाप होता है वो कितना होता है? मैंने आपको कल बताया था, कल के क्वेश्चन में करवाया था। विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, 120 और 80। जो मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है यही होता है। धमनियों में देखिए, धमनियों में रक्तचाप की दो अवस्थाएं होती हैं। एक होता है, पहले को हम कहते हैं सिस्टोल दाब कहते हैं। हृदय जब संकुचन अवस्था में होता है, क्या कहते हैं? सिस्टोल दाब कहते हैं। ठीक है, हृदय जब संकुचन अवस्था में रहता है। ठीक है, और दूसरे को डायस्टोल कहते हैं, जब ये शिथिल होता है। सिस्टोल की अवस्था में अधिकतम जो दबाव होता है 120 और 40 होता है। ठीक है, 120 140। और डायस्टोल की अवस्था में दबाव न्यूनतम होता है 80 होता है। इसे ही हम 120 और 80 के रूप में इस तरीके से दर्शाते हैं। बात समझ में आई? दोनों कंडीशन मैंने यहाँ पर डिटेल में आपको बता दी। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में लिंक को शेयर कर देंगे जिससे कि सभी तक वीडियो पहुँच सके। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? जो सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती हैं WBC, व्हाइट ब्लड कार्पसूल्स। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑक्सीजन ढोना होगा, ऑक्सीजन ढोना, कार्बन डाइऑक्साइड ढोना, या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है। जो व्हाइट ब्लड कार्पसूल्स होती हैं इनका काम क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती हैं। ये शरीर में इनकी संख्या होती है लगभग 20 से लेकर के 30,000 तक। ये रोगाणु को जो बाहरी मतलब इन्फेक्शियस ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मतलब जीवाणु विषाणु ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करती हैं, यानी कि रोगाणुओं को शरीर में अंदर जाने से ये रोकता है। और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना मतलब शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि करता है। रोग से हमारा शरीर लड़ पाता है और हम बीमार नहीं हो पाते। किसकी वजह से? व्हाइट ब्लड कार्पसूल्स की वजह से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में निर्मित टैंक का नाम आपको बताना है। इंद्र, अर्जुन, महाबली या क्या होगा? कैशाल। ऑप्शन बी सही होता है, अर्जुन है। अर्जुन टैंक का विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा यानी कि DRDO के द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स एवं आवड़ी में स्थित भारी वाहन फैक्ट्री के सहयोग से किया गया है। सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया। और आपको बता दें अगस्त 2004 में इसे सेना में शामिल कर लिया गया था। और आपको बता दें इंद्र के बारे में पूछा गया तो इंद्र एक राडार है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किस में होता है? बोइंग में, या तीव्र रेल इंजन के रूप में, या स्पेस शटल के रूप में, या परमाणु भट्टी में?
क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, स्पेस शटल में। देखिए, कम तापमान को हम क्रायोजेनिक कहते हैं, कम तापमान को क्रायोजेनिक कहते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टि से 0 से 150 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान को क्रायोजेनिक तापमान कहा जाता है। क्रायोजेनिक जो टेक्नोलॉजी है, इसके अंतर्गत उपग्रह प्रक्षेपण यान में द्रव हाइड्रोजन, यानी कि जो हाइड्रोजन द्रव होता है उसे -253 डिग्री सेंटीग्रेड और जो द्रव ऑक्सीजन होता है उसे -180 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। मतलब इन दोनों का इतने पर उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जो रॉकेट को अधिक शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, और आपको बता दें इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1998 में 1998 में क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया। कहाँ पर किया गया था? तमिलनाडु में महेंद्रगिरी से, तमिलनाडु में महेंद्रगिरी से इसका सफल परीक्षण किया गया था क्रायोजेनिक इंजन का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी के लिए है, भारी जल एक प्रकार का क्या है? शीतलक है, मंदक है, अयस्क है या फिर ईंधन है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन बी सही होता, मंदक है। आपको बता दें, जो भारत में परमाणु परियोजनाएं चलाई जाती हैं तो उसमें भारी जल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो इसका जो उपयोग होता है भारी जल का, ये मंदक के रूप में होता है। और प्रथम भारी जल संयंत्र 1961 में कहाँ पर लगाया गया था? बंगाल में। क्वेश्चन है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है। इसकी लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है? ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाता है। देखिए, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई के साथ साथ चौड़ाई, यानी कि इसके व्यास में भी वृद्धि होती है। चौड़ाई में, लंबाई में वृद्धि होती है, साथ साथ में इसके व्यास में यानी कि चौड़ाई में भी वृद्धि होती है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? रीजन क्या है? चारों विकल्प आप सभी के सामने है। लोहे की जो कील होती है, तो लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, या फिर लोहे का भार पानी से अधिक है और पारे से कम है, या फिर लोहे का घनत्व पानी से अधिक है और पारे से कम है। क्या ऑप्शन सही होगा? वेरी गुड, विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है। घनत्व से हम इसे रिलेट करेंगे। यदि किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक है, देखिए पारा है और पानी है, तो किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो तो वस्तु डूब जाएगी। यदि किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक है तो वो वस्तु डूब जाएगी। तो लोहे की कील पारे पर तैरती रहती है, जबकि वो पानी में डूब जाती है, तो कहने का मतलब यहाँ पर लोहे की कील का घनत्व पानी से अधिक है तो ये डूब जाएगी, क्योंकि जो वस्तु का घनत्व है उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। एग्जाम्पल के तौर पर लोहे का जो जहाज होता है जल पर तैरता है, जबकि लोहे की छोटी सी कील समुद्र में डूब जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है, जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? यदि दो समांतर दर्पण के बीच में कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन डी, अनंत। दो समांतर दर्पणों के बीच यदि कोई वस्तु रख दी जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित होकर एक नए प्रतिबिंब को, और इस तरह ये क्रम पूरा आपका चलता रहता है। ठीक है, प्रत्येक जो प्रतिबिंब होगा परावर्तित होकर के एक नए प्रतिबिंब को बनाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से फिर परावर्तित बनता जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि
तेल जो होता है जल के तल पर फैल जाता है। जब भी आप पानी में तेल गिराएंगे तो ये फैल जाता है। इसका रीज़न क्या है? विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग आराम से विकल्प को पढ़िए। वेरी गुड। तेल का तल तनाव पानी से कम है। जल का जो पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण ही यह बूंद के रूप में गिरने पर गोल हो जाता है, परंतु तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है, तो इसी वजह से ये फैल जाता है। देखिए, कहा जाता है पानी जो वर्षा की बूंदें होती हैं गोल क्यों होती हैं? गोल क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि उसमें पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है तो ये गोल हो जाती हैं, पानी फैल जाता है। जब ज़्यादा होता है तो ये सिकुड़ता है, सिकुड़ने के बाद अपना आकार ये सबसे छोटा वाला गोला सा ले लेता है। लेकिन जब पानी का पृष्ठ तनाव है वो कम होता है तो ये क्या करती है, अपना एक छोटा सा आकार नहीं ले पाती, और तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम होता है, इसी वजह से ये अपना छोटा शेप नहीं ले पाता है और ये फैल जाता है पूरा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अगला हमारा प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किया था किसने? गैलीलियो ने, गुटेनबर्ग, एडिसन या ग्राहम बेल ने? गल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। और दूरबीन एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण है जिसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है। और एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? ग्रामोफोन का। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का। और गुटेनबर्ग ने मुद्रण कला। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? विकल्प आप सभी के सामने है, जल्दी से आप लोग पढ़िए और रिप्लाई करते चलिए। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? वेरी गुड। विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। जहां पर भी हमें चलने में आसानी नहीं होती वहां पर घर्षण बल कम होता है। जहां पर घर्षण बल अधिक होता है वहां पर चलने में हमें आसानी होती है, वहां पर फिसलन नहीं होती है। सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदुरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है, और उसकी सतह यानी कि जो पृथ्वी है खुरदुरी होने के कारण ही हम उस पर पैर से झटका देकर के पृथ्वी को पीछे की ओर ढकेलते हैं। ठीक है, और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो बर्फ होता है वो फिसलन उस पर होता है, चिकनापन होता है, तो इसमें घर्षण क्या होता है? घर्षण कम लगता है। इसी वजह देखिए, जब भी कभी हम सड़क पर चल रहे होते हैं, आराम से चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही केले का छिलका आता है हम उस पर फिसल जाते हैं, घर्षण बल कम लगता है। बाथरूम में हम गिर जाते हैं, वहाँ पर घर्षण बल कम होता है। ये सारे घर्षण बल के एग्जाम्पल्स हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, पृथ्वी की तरह जो पृथ्वी की सतह है वक्राकार है। पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेतक एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते, क्योंकि सिग्नल्स पृथ्वी की सतह से न टकरा करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो पृथ्वी की सतह से न टकरा करके वो आगे निकल जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? लोलक की जो घड़ियां होती हैं गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, इसका रीजन क्या है? इसका कारण क्या है? गर्मियों में दिन लंबे होने के कारण? बिल्कुल नहीं। कुंडली में घर्षण के कारण? बिल्कुल नहीं। लोलक की लंबाई बढ़ जाती जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। देखिए, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने से दोलन में लगा समय बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ जाती है तो समय बढ़ जाता है। कहने का मतलब ऊष्मीय प्रसार के कारण लोलक की लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ जाएगा, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। आवर्तकाल बढ़ जाएगा मतलब समय ज़्यादा लगने लगता है तो घड़ी सुस्त हो जाती, थोड़े कम समय में दूरी तय कर पाएगी। देखिए, ये सूत्र होता है आवर्तकाल का 2π√L/G। यही मैंने बताया कि देखिए, लोलक की लंबाई बढ़ जाए, लंबाई ये बढ़ गई तो दोलन में लगा समय बढ़ जाता है,
तो जो दोलन कर रही है यहाँ से यहाँ आ रही है, लगा समय बढ़ जाता है, यानी कि अगर ये 1 मिनट में कर रही थी, समय बढ़ जाता है 2 मिनट में करेगी, 2 मिनट में करेगी, मतलब अब ये क्या हो रही है, सुस्त हो जा रही है कि नहीं, घड़ी सुस्त हो जा रही है, यही पूछा जा रहा है और यही आपको हम समझा रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हमारा अगला प्रश्न है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। जब ऊंचाई पर हम जाते हैं तो वैसे पानी का जो क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है। लेकिन जब हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो पानी 100 डिग्री के नीचे यानी कि 90, 80 इन सब पर क्यों उबल जाता है। विकल्प कौन सा सही होगा। बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है और उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऊंचाई पर जाने पर खाना देर से पकता है, यही रीजन है। देखिए जब ये इसका जो मतलब क्वथनांक होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, कम हो जाता है तो खाना देर से पकता है, क्योंकि दबाव कम होने के कारण जल का क्वथनांक घट जाता है और जल कम तापमान पर ही उबलने लगता है। कम तापमान पर ही उबलने तो लगा, लेकिन खाना पकने में क्या होता है, देर से पकता है, समय लगता है। बात समझ में आई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये पूछा ही जाता है कि ऊंचाई पर जाने पर खाना देर से क्यों पकता है। बस इसके पीछे भी वही बॉइलिंग पॉइंट का रीजन है। वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है तो उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, डीजल इंजन में प्रयुक्त जो ईंधन है वो कौन सा है। डीजल की वाष्प और वायु, केवल डीजल, डीजल और पेट्रोल का मिश्रण, डीजल वायु और पेट्रोल का मिश्रण। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, डीजल की वाष्प और वायु। डीजल इंजन में दहन के लिए पेट्रोल इंजन की तरह कार्बोरेटर नहीं होता है, तो इसमें सिलेंडर के भीतर की हवा को इतना कंप्रेस्ड कर दिया जाता है कि वायु का तापमान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है और यही तापमान स्फुलिंग यानी कि दहन का कार्य करता है। बात समझ में आई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, पेंसिल का लेड है, ग्रेफाइट, चारकोल, लैम्प ब्लैक या फिर कोयला। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए सही होगा, ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाता है, ग्रेफाइट। चलिए यहाँ पर हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे कार्बन के बारे में। तो ऑप्शन पहले यहाँ पर ए सही हो जाता है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो कई रूपों में पाया जाता है, कई रूपों में पाया जाता है। जैसे हुआ ग्रेफाइट हुआ, हीरा हुआ, कोयला हुआ, चारकोल, काजल, गंधक, फास्फोरस, टीन, सिलिकॉन आदि कार्बन के विभिन्न अपर रूप हैं। ग्रेफाइट कार्बन के एक ऐसा अपर रूप है जो विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल का लेड बनाने में किया जाता है और चारकोल और कोयले का उपयोग शक्ति के संसाधन के रूप में, और सबसे कठोर तत्व जो होता है हीरा है, इसका प्रयोग रत्न के रूप में किया जाता है और काटने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी, एक जलीय पौधे को। हाइड्रोफाइट्स अथवा जलोद्भिद जलीय पौधे होते हैं जो जल में अथवा ऐसी मिट्टी में पाए जाते हैं जो जल से संतृप्त हो, जिसमें जल पर्याप्त मात्रा में हो। और समुद्र में पाई जाने वाली व्हेल मछली पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर है। व्हेल मछली ये सबसे बड़ा जानवर है, जबकि अमरबेल एक जड़ रहित परपोषी वनस्पति है। इसमें जड़ नहीं पाया जाता, ये दूसरे पेड़ पर इस तरीके से लिपट करके चलती है और वायुमंडल से अपना ये जो पानी वगैरह है वो एब्जॉर्ब करती रहती है, जो आर्द्रता होती है। ठीक है, और सामुद्रिक जानवर में अगर वही हमने बताया कि व्हेल मछली पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर है, समुद्र में पाया जाने वाला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही है। निम्न में कौन सा सही है। जल्दी से बताइए, विकल्प आप सभी के सामने है। रक्त में सारा शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, किडनी के माध्यम से गुजरता है।
सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ऑप्शन सी सही हो जाता है आपका। ठीक है, जो शरीर में सारा रक्त होता है किडनी के माध्यम से ही शुद्ध होता है। मानव शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है और ये रक्त में फॉस्फेट, नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया और यूरिक अम्ल को पृथक करता है। ये रक्त में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी कि पीएच, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी कि पीएच मान को स्थायी बनाए रखता है। ठीक है, यह रुधिर और उत्तक द्रव में जल और लवणों की मात्रा को निश्चित करके रुधिर दाब बनाए रखता है। और आपको बता दें, ऑक्सीजन की कमी होने पर एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन द्वारा लाल रुधिराणुओं की तेजी से बनने में सहायक होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, वो हम एक एक पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, जो किडनी होती है, कुछ पोषक तत्वों का जो मतलब ज़्यादा भाग होता है, जैसे शर्करा, एमिनो अम्ल आदि का ये निष्कासन भी करता रहता है। मतलब जो शरीर में जरूरत से ज़्यादा चीज़ें होती हैं उसको ये बाहर भी निकालने का काम करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ कौन सा होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या खनिज? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, प्रोटीन है। प्राणियों में जो जीवित पदार्थ होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में जल H2O जो अकार्बनिक होता है ये पाया जाता है। H2O अकार्बनिक, इसमें कार्बन नहीं है। जबकि कार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट है, ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को दी जाती है। ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को दी जाती है, कौन सा ट्रिपल एंटीजन? ध्यान से पढ़िए, विकल्प आप सभी के सामने। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस को रोकने हेतु ट्रिपल एंटीजन का टीका बच्चे को 3 रोगों से, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस जिसे कुकुर खांसी कहते हैं, टिटनेस, इनके बचाव के लिए दिया जाता है। इसे हम कहते हैं DPT, इसे हम DPT का टीका कहते हैं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस। और आपको बता दें, DPT टीके की पहली खुराक बच्चे को जन्म के 45वें दिन, दूसरी 75वें दिन और तीसरी खुराक 105वें दिन और चौथी व अंतिम खुराक 1.5 वर्ष की आयु में दी जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? डीएनए में, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र में सैकड़ों और हजारों की संख्या में पाए जाने वाले जो जीन होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं। असंख्य छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड अणुओं के रासायनिक संयोग से डीएनए बनता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आपको बता दें डीएनए में 4 प्रकार के बेस पाए जाते हैं, 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। और आपको बता दें डीएनए की रचना का ये जो आधारभूत नियम है कौन कौन सा है? एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ता है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। ठीक है, और यहां पर ये पूछा जा रहा है अमीनो अम्ल नहीं बनाता, तो विकल्प यहां पर बी सही हो जाता है, टायरोसिन। देखिए एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन इन सभी का नाम आप सुन रहे हैं, लेकिन टायरोसिन ये डीएनए की संरचना का ये कोई यौगिक नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, भारत के इनसेट 1D का प्रक्षेपण कब किया गया? ऑप्शन यहां पर हमारा बी से हो जाता है 12 जून 1990 को। इनसेट श्रृंखला के प्रथम पीढ़ी का जो चौथा और अंतिम उपग्रह
इनसैट 1D का प्रक्षेपण 12 जून 1990 को किया गया। कहाँ से किया गया था? अमेरिका के डेल्टा यान से किया गया था। अमेरिका के डेल्टा यान से किया गया था। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत कौन सा है? कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? देखिए, हमने हाइड्रोजन बम के सिद्धांत के बारे में बताया, तो थोड़ा सा गेस करिए और विकल्प की तरफ बढ़िए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। देखिए, जो हाइड्रोजन बम है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन कहीं नहीं लिखा, तो तीनों विकल्प तो आराम से आप हटा सकते हैं। तो ड्यूटेरियम का जो नाभिकीय संलयन होता है, ये हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की हमारी क्लास हो जाती है कंप्लीट। करेंगे सभी क्वेश्चंस का एक बार जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। निम्न में से किस में कार्बन मिलता है? ऑप्शन ए सही हो जाता है हमारा, ए लिग्नाइट। अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, नाइट्रोजन। जल में आसानी से घुलनशील है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, अमोनिया। ठीक है, ऑप्शन सी अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का स्रोत क्या है? विटामिन डी ऑप्शन बी सही हो जाता है, सूर्य की किरणें। नेक्स्ट है, एड्स का कारण है? एड्स का कारण ऑप्शन सी वायरस है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन। ऑप्शन ए। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है? ऑप्शन ए EEG। मनुष्य का औसत रक्तचाप? ऑप्शन डी। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? ऑप्शन बी अर्जुन। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन सी स्पेस शटल में। भारी जल एक प्रकार का मंदक? ऑप्शन बी। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई ये भी बढ़ती है। लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ती है। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाती है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, क्योंकि लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है और पारे से कम है। नेक्स्ट है, जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन डी अनंत होगी। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। जिसका तनाव ज़्यादा रहेगा वो छोटे से छोटा आकार लेने की कोशिश करेगा, तो सबसे छोटा आकार वही गोला सा हो जाता है। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए सही हो जाता है, गैलीलियो ने। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि? विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न है, सड़क दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह जो होती है वे वक्राकार होती है। ऑप्शन डी। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे कि इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ऊंचाई की जगहों पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर पानी क्यों उबलता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। नेक्स्ट है, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, डीजल की वाष्प और वायु। अगला, पेंसिल का लेड बना होता है? विकल्प ए सही हो जाता है, ग्रेफाइट का। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट कहते हैं? ऑप्शन बी सही हो जाता है, एक जलीय पौधे को। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है? ऑप्शन सी सही होता है।
अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, प्रोटीन। ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को दी जाती है। ऑप्शन बी डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस को रोकने हेतु। अगला, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? ऑप्शन बी टायरोसिन। भारत के 61 डी का प्रक्षेपण कब किया गया? ऑप्शन बी 12 जून 1990 को। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है। और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत, ऑप्शन ए सही हो जाता है, ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। इसका हम लोगों ने सुपरफास्ट रिवीजन में कर लिया है। और चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, एड्स का कारण है बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस या अमीबा, क्या सही होगा? और आपको डिटेल में रिप्लाई करनी, एचआईवी के बारे में लिखना है और एड्स के बारे में लिखना है। पूरा फुल फॉर्म सभी का बताना है कॉमेंट सेक्शन में, सब कुछ। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अपना दूसरा चैनल वन डे एग्जाम 2.0 जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर आपको डेली करंट अफेयर की और इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।